Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में जो कि हम लोग बिपिन चंद्रा बुक से कवर कर रहे हैं, हम लोग आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट करा था चैप्टर इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी टाइम पीरियड आई टोल्ड यू कि 1700 से 1800 तक का टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे। किस तरीके से मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद कुछ छोटे छोटे पावर्स जो थे वो एक मेजर इमर्जिंग पावर बन के सामने आ रहे थे, जो आगे मुगल एम्पायर एज वेल एज ब्रिटिशर्स के लिए भी एक तरीके से थ्रेट बन के रहे। तो इसमें हम लोगों ने 3 टाइप के जोन्स और स्टेट देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था सक्सेशन स्टेट, सेकेंड हमने देखा था आपका रिबेलियस एंड थर्ड देखा था अदर। सक्सेशन स्टेट में हम लोगों ने 3 स्टेट की बात की थी। फर्स्ट वन इज हैदराबाद, नेक्स्ट वन इज अवध एंड देन द थर्ड वन इज बंगाल। हैदराबाद हम लोग डिटेल में पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से हैदराबाद ग्रो करा, कौन वहाँ निज़ाम बना, कैसे वहाँ पे रूलिंग चली। आज हम लोग बात करेंगे अवध की। आज हम लोग बात करेंगे अवध की। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अवध फ्लोरिश करा, किस तरीके से अवध में रूल चल रहा था, ये सब हम लोग बात करेंगे। अब हम देखते हैं अवध में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे वहां पे फाउंड करा था आपके निजाम उल मुल्क ने, तो यहाँ पे गवर्नर कौन थे। वहां पे निजाम बोला जाता था, यहाँ पे हम बोलेंगे गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो गवर्नर थे वो थे सदत खान बुरहान उल मुल्क। सदत खान बुरहान उल मुल्क। थोड़े से नाम बड़े और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अगर आप सदत खान भी याद रखना चाहते हैं सो दिस इज इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन यहाँ पे रूल कर रहे थे? यहाँ पे रूल कर रहे थे सदत खान। अब सदत खान 1722 में यहाँ पे बन गए गवर्नर। देखो कब बने ये गवर्नर? इन 1722। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बातें ज़्यादा है। 1722 में गवर्नर बने सदत खान। सदत खान के गवर्नर बनने से क्या हुआ, जो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकल जमींदार्स थे, पावरफुल पोजीशंस पे थे, जमींदार ने अपोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, जमींदार, कुछ जमींदार, नॉट ऑल द जमींदार, जमींदार ने क्या करना स्टार्ट किया? जमींदार ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब जमींदार कर रहे हैं अपोज, तो किस तरीके से जमींदार अपोज कर रहे हैं? जमींदार कह रहे हैं हम आपको लैंड टैक्स नहीं देंगे। जमींदार अपोज करने के लिए क्या कह रहे हैं? विल नॉट पे लैंड टैक्स, रिफ्यूज टू पे लैंड टैक्स। ठीक है, इकोनॉमी में कॉपरेट करने से मना कर दिया कि हम जो रेवेन्यू होता था लैंड टैक्स के नाम का, हम लोग वो पे नहीं करेंगे। दूसरी चीज इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्राइवेट आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी खुद की आर्मी क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। तो अब ये बात रूलर को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरीके से आप देशद्रोह या गद्दारी ही तो कर रहे हो अपने रूलर के साथ। तो ये चीज अगेन आपके सादत खान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और सादत खान एक बहुत बोल्ड, देखो पूरी एम्पायर फाउंड करी है, आप एक एम्पायर क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हम बोलेंगे बोल्ड, पावरफुल, एनर्जेटिक, ये वर्ड इनके लिए यूज किए गए हैं एज एडजेक्टिव। आयरन विल्ड पर्सन थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन थे। अब स्ट्रांग पर्सन थे तो इनके आगे आपकी एक भी नहीं चलेगी। ये जमींदार जितना चलाने की कोशिश कर रहे थे कुछ भी नहीं चली। आपके सादत खान ने इनको क्या कर दिया? इनको सप्रेस कर दिया, इनको शांति से बिठा दिया कि भाई आपकी यहाँ पे चलने नहीं वाली है। तो इनको क्या कर दिया गया? इनको सप्रेस्ड कर दिया गया। किसको? जमींदार्स को। प्लस 1723 में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज बोलेंगे, तो 1723 में इन्होंने फ्रेश लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा। फ्रेश लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपने अलग से हम लोग देखेंगे भी। जमींदारी सिस्टम चलता था, रेतवारी चलता था, महालवारी सिस्टम चलता था, ये सारे सिस्टम चलते थे। तो इन्होंने यहाँ पे 1723 में जाके एक फ्रेश रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करा। फ्रेश रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने 1723 में स्टार्ट करा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने जो स्मॉल फार्मर थे, जो आपके छोटे फार्मर होते हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी। उनको प्रोटेक्शन दी। किस तरीके से प्रोटेक्शन दी? देखो, प्रोटेक्शन दी स्मॉल फार्मर को, प्रोटेक्शन टू स्मॉल फार्मर। अब आप स्मॉल फार्मर को किससे बचाओगे?
बड़े फार्मर से, ऑब्वियस सी बात है जमींदार से, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। और बीइंग अ रूलर ये आपका काम होता है कि आप उनको क्या करके चलो, प्रोटेक्ट करके चलो। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन दी स्मॉल फार्मर्स को और उन्हें बचाया। क्या करा इन्होंने इक्विटेबल रेवेन्यू सिस्टम लेके आए। इक्विटेबल रेवेन्यू सिस्टम, इक्विटेबल रेवेन्यू सिस्टम मतलब नो मैटर आप बड़े किसान हो, आप छोटे किसान हो, आपसे जो रेवेन्यू चार्ज किया जाएगा वो आपके प्रोडक्शन के बेसिस पे किया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे इक्वल सबसे चार्ज करने की बात की गई। तो इस तरीके से छोटे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया गया, जिन्हें पहले बहुत हद तक क्या किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। अब इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ी सी और बातें देखेंगे। इनके टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था। कैसे आप देख सकते हो, देखो पहली बात तो पावरफुल है, सप्रेस कर रहे हैं अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को, रेवेन्यू सिस्टम नया लेके आ रहे हैं। और जब आपके यहाँ इकोनॉमी अच्छे से चलती है, फंड प्रॉपरली मैनेज होता है, तो आपके यहाँ पे इफेक्टिवनेस और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव था, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा क्या था, इफेक्टिव था। तो हम यहाँ वर्ड लिखेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस ये एक सेक्युलर रूलर थे। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये एक सेक्युलर रूलर थे। सेक्युलर मतलब क्या होता है, मैंने बोला हम हर रूलर के बारे में क्या देख के चलेंगे, हम हर रूलर का हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट देख के चलेंगे कि वो टुवर्ड्स हिंदू कैसी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कैसी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे ये भी टॉलरेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। इनके यहाँ भी जो हाईएस्ट रैंक थी वो एक हिंदू रूलर को दे रखी थी। तो सेक्युलर थे, ये हमें समझ में आया। उसके बाद 1739 में ही डाइड, 1739 में ही डाइड। और इन्होंने अपनी पोस्ट को क्या कर दिया, लाइक हमने हैदराबाद में पढ़ा था कार्नेटिक में कि उन्होंने अपनी पोस्ट को हेरिडिटरी डिक्लेयर करा था। तो इन्होंने भी क्या करा, हेरिडिटरी डिक्लेयर कर दिया कि आगे क्या होगा, मेरे आगे मेरी ही फैमिली का कोई ना कोई यहाँ पे बैठेगा। तो हेरिडिटरी पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी थी। तो हेरिडिटरी में हमने यहाँ पे क्या देखेंगे आगे, ठीक है। आगे इनके बाद किसने रूलिंग संभाली, इनके बाद संभाली रूलिंग इनके नेफ्यू ने। इनके नेफ्यू जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था सफदरजंग। अभी हम पूरी इनकी अवध जो दोनों रूलर हैं इनकी अचीवमेंट एक साथ कंबाइंड करके देखेंगे। इनके बाद किसने इनकी पावर पोस्ट संभाली थी, इनके नेफ्यू सफदरजंग ने संभाली थी, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो ये कंसेप्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम कुछ आगे जाके क्या हुआ, सफदरजंग देखो मुगल्स ने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे मुगल्स ने कैप्चर करने के बाद सफदरजंग को बोला हम आपको थोड़े बहुत पैसे देते रहेंगे, और इन्हें संभालने के लिए एक और प्लेस दे दिया था, इलाहाबाद, ठीक है। तो इनके पास क्या था, अवध था और इलाहाबाद था, दो चीजें इनके पास थी प्रेजेंट। अब अचीवमेंट्स क्या क्या रही इनकी, अचीवमेंट्स जो भी रूलर थे, सफदरजंग बोलो आप, ठीक है, या आप सादत खान बोलो, अचीवमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली अचीवमेंट क्या रही इनकी, सबसे पहली अचीवमेंट रही कि जमींदार को सप्रेस कर दिया आपने। सबसे पहली अचीवमेंट की लिस्ट बनाएंगे हम वन बाय वन, हम बात करेंगे इनकी अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स क्या रही, नंबर फर्स्ट अचीवमेंट रही हमारे पास कि आपने अपने खिलाफ उठने वाली जमींदारों की आवाज़ को, जो जमींदार आपके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को सप्रेस कर दिया, सप्रेस्ड जमींदार, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बट डायरेक्ट पॉइंट है कि जमींदार को सप्रेस्ड कर दिया। दूसरी बात, पीस बना के रखा आपने, कहाँ पे, शांति से काम हो रहा था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्लस इनकी जो ट्रूप थी, ठीक है, अभी वो भी पॉइंट यहाँ लिखेंगे। पीस रहा कहाँ पे, अवध में एंड इलाहाबाद मिला था इन्हें बाद में, तो अवध और इलाहाबाद में थोड़ी शांति हमें देखने को मिली। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इनकी जो ट्रूप्स थी, मतलब जो आपकी मिलिट्री है, इनकी मिलिट्री वेल ट्रेंड थी, इनकी मिलिट्री के पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी, प्रॉपर आर्म थी। आर्म मतलब क्या होता है, हथियार, आर्म मतलब क्या होता है, हथियार। तो इनकी जो मिलिट्री थी उसको प्रॉपर पैसे मिलते थे टाइम टू टाइम, हथियार प्रॉपर थे इनकी मिलिट्री के पास, प्लस इनकी मिलिट्री वेल ट्रेंड थी, ये चीज हमने देखी। उसके बाद इन्होंने मराठास से अलायंस कर ली थी, अलायंस विद मराठा, ये भी एक अचीवमेंट रही, क्योंकि मराठा क्या करते थे, पावर एक्सपेंशन के लिए बार बार अदर पावर को डिस्टर्ब करते थे। तो अगर बार बार वॉर होगी तो आपका क्या, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरीके से नुकसान होगा। तो एक मेजर पॉइंट रहा, इन्होंने मराठास के साथ क्या कर लिया था, शांति बना ली थी। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो आपके राजपूत्स थे,
ठीक है, एंड जाट्स थे। शेखजादास भी बोला जाता था इनको, शेखजादास। इनके साथ भी शांति की, मतलब एक ट्रीटी टाइप मान के चलो, इनके साथ ट्रीटी कर ली थी, तो यहाँ भी राजपूत और जाट्स के साथ भी शांति बनी हुई थी। प्लस एक चीज यहाँ पे क्या थी, इनकी लड़ाई जो थी वो कहाँ थी, इनकी जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी, वॉर थी रोहिल्यास एंड बंदेश पठान। बंदेश पठान मतलब पठान और रोहिल्यास के साथ यहाँ पे लड़ाई थी। अब लड़ाई लड़ेंगे बट अकेले इतने पावरफुल नहीं है कि लड़ाई लड़के सामने वाले को हरा देंगे। तो यहाँ पे जो इन्होंने मराठास और जाट्स के साथ शांति बना रखी है, अलायंस कर रखी है, तो ये यहाँ पे इनके काम आई। इन्होंने क्या करा, मराठास ने सपोर्ट करा इन्हें, सपोर्टेड बाय मराठास। अब मराठास ऐसे फ्री में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करने आएगा आपको, आप कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो करो मुझे, मैं आपकी लड़ाई में मदद कर रही हूं तो आप इन रिटर्न कुछ ना कुछ मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे ये चीज दोगे। तो यहाँ पे मराठास को इन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि उन्हें 25,000 रुपीज का डेली का अलायंस मिलेगा, मतलब उनकी जो मिलिट्री, आप जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको 25,000 हम डेली के हिसाब से देंगे। एंड देन जाट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया, 15,000 डेली के हिसाब से मिलेगा। तो दैट्स वाई ये लोग क्या कर रहे थे, वॉर में सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने मदद मांगी पेशवा से, ठीक है, मराठास में हम देखेंगे पेशवास वगैरह कैसे आए वो सब पढ़ेंगे। तो पेशवास से मदद मांगी, तो पेशवा को क्या गारंटी करा आपने इन रिटर्न, आपने बोला कि हम आपको इन टोटल 50 लाख रुपए देंगे, प्लस हम कुछ जगह का चौथ भी दे देंगे। चौथ मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है, चौथ मैंने आपको बताया था 1/4 पार्ट होता है आपके टोटल प्रोडक्शन का, एक तरीके से टैक्स होता है जो आपकी प्रोडक्शन और टोटल इनकम पे लगता है। तो आपने बोला हम कुछ स्टेट का आपको चौथ दे देंगे और आपको 50 लाख रुपए दे देंगे, बट ये डील सेटल हो नहीं पाई। और जब नहीं हो पाई तो पेशवा इसे एक तरीके से फ्रॉड समझ के आपके दुश्मन, आपके कौन, सफदरजंग के दुश्मन के साथ जाके मिल गए थे, ठीक है, सफदरजंग के दुश्मन के साथ जाके मिल गए थे। हमने देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी पैसे के फॉर्म में भी, क्योंकि रेवेन्यू में चेंज हुआ है, रेवेन्यू सेटलमेंट अच्छे से चला रहे हो, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी भी हमें देखने को मिली। क्या पॉइंट देखने को मिला, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी का एक रीजन और ये भी था कि आपके अवध के आसपास लखनऊ का कल्चर डेवलप होता हुआ हमें दिखा। अवध रीजन के आसपास हमें क्या डेवलप होता हुआ दिखाई दिया, लखनऊ कल्चर। और लखनऊ जैसे कि हमें आज भी पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों के लिए बहुत ही एक फेमस प्लेस है। तो वहाँ पे वो कल्चर हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दिया और उससे बहुत सारे जैसे बोलो आप ब्रिटिशर या बहुत सारे ट्रैवलर्स भी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए, जो कि एक कारण था किस चीज़ का, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी का। तो इस तरीके से अंडर द रीजन ऑफ सफदरजंग भी हमारी जो पर्टिकुलर अवध स्टेट थी, अवध टाउन थी, वो फ्लोरिश कर रही थी। अभी हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन सब एरिया का एस्टैब्लिशमेंट और कैसे ये डेवलप कर रही हैं वो देखना है। देन इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर ने एक एक टाउन को कैप्चर कर लिया। तो जो आपके ये पर्सन थे सफदरजंग, इवन जो आपके निजामुल मुल्क थे, अभी हम बंगाल पढ़ेंगे, उसमें मुर्शीद कुली अली खान, अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो पर्सन थे, दे ऑल आर द पर्सन विद हाई मोरालिटी, हाई मॉरल स्टैंडर्ड। धोखाधड़ी की बात नहीं थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हाई मोरालिटी फॉलो करके चलते थे ये सारे ही गवर्नर और निज़ाम। ओके, सो ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी है अवध की। हैदराबाद हमने डिस्कस करा प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे हमने पूरा अवध के बारे में बात कर ली है। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे बंगाल किस तरीके से फ्लोरिश करा और कैसे उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।